अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद। शाहज़ेब खानज़ादा की गैर मौजूदगी में इस प्रोग्राम की मेज़बानी मैं कर रहा हूं। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। सबसे पहली आज की खबर यह है, लंदन से ये तफसील सामने आई है कि बरतानिया ने शहबाज शरीफ और उनके बेटे सुलेमान शहबाज की मुबैना मुजरिमाना सरगर्मियों के खिलाफ जिस कार्रवाई का आगाज़ किया था, उस पर बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी ने तहकीकात करके बरतानवी अदालत को आगाह किया है कि शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग के कोई सबूत नहीं मिले और फिर नतीजतन बरतानवी अदालत ने शहबाज शरीफ और उनके बेटे सुलेमान शहबाज के बरतानिया में फ्रीज किए गए अकाउंट्स को बहाल कर दिया है। ये तमाम तफसील लंदन में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुर्तज़ा अली शाह सामने लेकर आए हैं। मुर्तज़ा अली शाह की इस रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2019 में तकरीबन 2 बरस पहले नेशनल क्राइम एजेंसी एक केस लेकर बरतानवी अदालत गई और एजेंसी ने शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज के अकाउंट्स मुंजमद करने और इन अकाउंट्स की तहकीकात से मुतालिक इजाज़त तलब की और फिर बरतानवी अदालत की इजाज़त पर 2019 में सुलेमान शहबाज और शहबाज शरीफ के अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया। फिर दोनों के अकाउंट्स से मुतालिक फॉरेंसिक तहकीकात की गई। मुर्तज़ा अली शाह की रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल क्राइम एजेंसी ने शहबाज शरीफ की तरफ से बरतानिया में 2004 में ख़रीदे गए पहले फ्लैट से तहकीकात का आगाज़ किया और शहबाज शरीफ से इस हवाले से तमाम सबूत भी तलब किए गए। इसी तरह सुलेमान शहबाज के अकाउंट में पाकिस्तान से आने वाले पैसों की तफसीलात का जायज़ा भी लिया गया और फिर 10 सितंबर 2021 को नेशनल क्राइम एजेंसी ने बरतानवी अदालत में दरख्वास्त दायर की और अदालत को आगाह किया कि इदारे की तहकीकात मुकम्मल हो गई हैं और तफ्तीशकारों को शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज के अकाउंट से पाकिस्तान से बरतानिया और बरतानिया से पाकिस्तान होने वाली ट्रांजैक्शंस में मनी लॉन्ड्रिंग, फ्रॉड या दीगर बेज़ाब्तगियों के कोई सबूत नहीं मिले हैं, जिसके बाद बरतानवी अदालत ने शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज के मुंजमद अकाउंट्स को बहाल कर दिया है। इसी हवाले से इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर साहब से और इसके साथ हमें लंदन से ज्वाइन कर रहे हैं इस खबर को रिपोर्ट करने वाले सहाफ़ी जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुर्तज़ा अली शाह। आप दोनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया। मुर्तज़ा, सबसे पहले आपसे सवाल, काफ़ी लंबी ये तहकीकात चली, क्या कुछ किया नेशनल क्राइम एजेंसी ने इस दौरान, किस तरह की तहकीकात हुई और किस तरह से इख्तिताम पजीर हुई ये तहकीकात? जी जुनैद, ये तहकीकात का आगाज होता है 9 दिसंबर 2019 को लंदन के मार्बल आर्च एरिया में नेशनल क्राइम एजेंसी के यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन कमांड इंटरनेशनल करप्शन यूनिट के जो हेड है उनकी मुलाकात हुई। नैब के एक डायरेक्टर जनरल लंदन आए थे जिन्होंने और भी बहुत सारे मामला पर उन्होंने यहाँ उनका जो पर्पज ऑफ विजिट में दीगर मामला भी थे, लेकिन उनकी जो मार्बल आर्च एरिया में जो मीटिंग हुई उसमें उन्होंने इन स्पेसिफिक शहबाज शरीफ का जो केस है वो डिस्कस किया और सुलेमान शहबाज का। ये वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है जिनके साथ सबसे पहले 9 दिसंबर 2019 को मीटिंग हुई। वो वाली मीटिंग और उसके जो एनसीए के मिनट्स हैं वो हमारे पास मौजूद है। उसके सिर्फ 2 दिन के बाद उस मीटिंग का जो इख्तिताम होता है उसमें जो नैब के जो ऑफिशियल थे उनका और एनसीए का जो इस शहबाज शरीफ केस के हवाले से बात हुई और उसके बाद सिर्फ उसके 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 2019 को एसेट्स रिकवरी यूनिट ने एक 2 पेजेस का एक खत लिखा और जिस जो खत लिखा उस खत में उन्होंने शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज के जितने भी केसेस हैं उनके हवाले से एनसीए को जो ऑफिशियल थे उनको बताया और यही वो खत है जिसको बुनियाद बनाकर एक हफ्ते के बाद यानी 19 दिसंबर 2019 को नैब की मीटिंग, एसेट रिकवरी यूनिट का खत और उसके बाद 19 दिसंबर 2019 को नेशनल क्राइम एजेंसी ने अप्रोच किया वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट को और वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने, आप ये देख सकते हैं कि ये पहला जो फ्रीजिंग ऑर्डर है, 2 फ्रीजिंग ऑर्डर उन्होंने इशू किए। एक फ्रीजिंग ऑर्डर था जो शहबाज शरीफ के अकाउंट्स के ऊपर था और दूसरा फ्रीजिंग ऑर्डर सुलेमान शहबाज के। इसके अलावा कोर्ट ने शहबाज शरीफ के ऊपर एक प्रो कॉन्सेंट ऑर्डर दिया और उसका मतलब यह है कि शहबाज शरीफ की फुल फ्लैज जहाँ पर इंक्वायरी कोर्ट ने अलाउ की नेशनल क्राइम एजेंसी को। नेशनल क्राइम एजेंसी ने उस दिसंबर से लेकर इस साल सितंबर तक तकरीबन ये अराउंड 2 ईयर्स का अरसा बनता है जिसके दौरान उनके एसेट्स को फ्रीज रखा, इंक्वायरी की। इंक्वायरी करने के बाद कोर्ट ने फिर अप्रोच किया उसी कोर्ट को जहां से उनको एसेट्स फ्रीजिंग ऑर्डर मिले थे और उनको ये कंफर्म किया कि इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान 3 ग्राउंड पे वो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे कि क्या शहबाज शरीफ और सलमान के पास जो पैसे हैं वो प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एक्ट 2002 जो बरतानिया का एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का कानून है, क्या उसके तहत वो काला पैसा है या प्रोसीड्स ऑफ इलिसिट वेल्थ है। इसमें उन्होंने कोर्ट को बताया कि उनको 3 चीजें साबित नहीं हो रही। एक तो ये कि मनी लॉन्ड्रिंग साबित नहीं हो रही, क्रिमिनल कंडक्ट और फ्रॉड ये साबित नहीं हो रहा। लिहाजा उन्होंने जज को बताया कि जो एसेट उन्होंने दिए थे वो उस एसेट को विड्रॉ किया जाए। उसके बाद जज ने उन एसेट्स को
जो फ्रीजिंग ऑर्डर थे, एसेट्स अकाउंट फ्रीजिंग ऑर्डर थे, उनको विड्रॉ किया। और आज की डेट में सुलेमान और शहबाज शरीफ उनके जो अकाउंट 2 साल तक एक्सेस नहीं कर सकते थे, उनके जितने भी वहाँ उसमें पैसे हैं वो आज चाहे वो एक दिन में खर्च करना चाहें या वो उसको रखें या ना रखें, इस वक्त जो नेशनल क्राइम एजेंसी और कोर्ट की तरफ से उनके अकाउंट्स को क्लियरेंस मिल चुकी है। जी ठीक है, मुर्तज़ा शुक्रिया इस तफसील के लिए। शहजाद अकबर साहब, जो भी तफसील अब तक सामने आई है, हमने आपके सोशल मीडिया पर बयानात भी देखे हैं, जो कार्रवाई नेशनल क्राइम एजेंसी ने की, जो कि एक बाख्तियार एजेंसी है बरतानिया की, उसके बाद उनके अकाउंट्स जो फ्रीज किए गए थे वो बहाल कर दिए गए। इसमें हुकूमत पाकिस्तान का इस तहकीकात में क्या किरदार था, और इस पर अब हुकूमत पाकिस्तान का और आपका मुशीर एहतसाब की हैसियत से मौक़िफ़ क्या है? जो कार्रवाई मुकम्मल हुई है नेशनल क्राइम एजेंसी की शहबाज शरीफ और सुलेमान शहबाज से मुतालिक। देखिए जुनैद साहब, मेरा तो मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। आज आपके ये रिपोर्टर जो भी बात कर रहे थे, मुर्तज़ा शाह साहब, ये रिपोर्ट इनकी रिपोर्ट चली है और मेरे ख़्याल में ये बिल्कुल सरासर मिस रिपोर्टिंग है, गलत रिपोर्टिंग है। एक तो आपने रिपोर्ट ये किया कि उनकी बर्रियत हो गई। बर्रियत का लफ्ज़ जो है वो एग्जैक्टली इक्वल है एक्विटल का। एक्विटल होता है किसी मुकदमे में, क्या कहीं पे कोई एक्विटल हुई, कोई बर्रियत हुई? ये मेरा सबसे पहला एक इशू है। दूसरा इशू ये है कि आपकी की रिपोर्टिंग के मुताबिक और आपके इदारे की रिपोर्टिंग के मुताबिक ये भी कहा गया कि ये मुकदमा जो है वो एसेट रिकवरी यूनिट और नैब के कहने के ऊपर शुरू किया गया। सरासर गलत और झूठ, हमारे कहने के ऊपर नहीं किया गया। सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट बैंक रिपोर्ट करता है। बैंक ने एनसीए को, नेशनल क्राइम एजेंसी को रिपोर्ट किया, उन्होंने एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर किया। एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर करने के बाद उन्होंने उसको अदालत के पास वो जाते हैं, वो उसको कंफर्म कराने के लिए जिस भी एक ट्रांजैक्शन की बात होती है। दूसरा, आपकी स्टोरी के अंदर सबसे बड़ा मसला ये था कि ऐसे कहा गया कि मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात ख़त्म हो गए और उनकी बर्रियत हो गई। देखिए, ये शख्स के ऊपर मुकदमा नहीं होता, एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर होता है किसी एक स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के ऊपर या अकाउंट के ऊपर या अकाउंट्स के ऊपर। ये बरतानिया में सुलेमान शहबाज के और शहबाज शरीफ के अकाउंट के ऊपर एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर थे। पहली बात तो ये है कि उनको ये लगा कि इनके एसेट्स को उनके ऊपर इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, और ये नेशनल क्राइम एजेंसी को खुद लगा, हुकूमत पाकिस्तान ने, नैब ने या ARU ने उनको नहीं बताया। हमारा इस पूरे मुकदमे के अंदर या इस पूरे जो 20-21 माह का था उसके अंदर हमारा जो किरदार रहा है वो महज ये रहा है कि जब एक मुल्क का इदारा किसी के ख़िलाफ़ कोई भी कदम उठाता है, वो दूसरे मुल्क से पूछता है कि आपको इस ट्रांजैक्शन या इस शख्स के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन है तो हमसे शेयर कीजिए। तो उसमें जो इंफॉर्मेशन हमारे पास थी, यानी कि मुकदमात पाकिस्तान में क्या हैं शहबाज शरीफ साहब के ऊपर, सुलेमान शहबाज के ऊपर, वो क्या हैं, उनकी तफसील नेशनल क्राइम एजेंसीज को, उन मुकदमात की तफसील, जो ट्रांजैक्शन उन्होंने वहाँ पे फ्रीज़ की वो एक सेपरेट ट्रांजैक्शन है, उसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। वो तो बरतानिया की जुरिस्डिक्शन में हुई, बरतानिया में वो पैसा गया, लेकिन पाकिस्तान में जो उनके ऊपर मुकदमात थे या जो उनके ऊपर इल्ज़ामात हैं पाकिस्तान में, वो तमाम जो चीज़ें थी वो इंफॉर्मेशन उनसे शेयर की गई थी, और ये हमारा टोटल इसके अंदर एक्सटेंड था, इन्वॉल्वमेंट का था। दूसरी ये चीज़ जुनैद बड़ी ज़रूरी है आपके देखने वालों को समझने के लिए, एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर एक सिविल इख्तियार है नेशनल क्राइम एजेंसी का, जहाँ पे किसी भी सस्पिशन के ऊपर, वो मनी लॉन्ड्रिंग भी हो सकती है, वो कोई और ऐसा प्रोसीड ऑफ क्राइम भी हो सकता है, वो पैसे का कोई गलत मकसद भी हो सकता है, वो उसको उनके पास मैक्सिमम 2 साल का पीरियड है उसको फ्रीज करने के लिए। नेशनल क्राइम एजेंसी को ये लगा कि सुलेमान शहबाज और शहबाज शरीफ जो है पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन हैं, इनके पैसे को, ये जो यहाँ पे ट्रांजैक्शन हुई है, और ये कोई बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन नहीं थी, 2-3 लाख पाउंड की शायद ट्रांजैक्शन थी, उस अकाउंट को फ्रीज किया गया। उस अकाउंट को उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, और फिर जब उन्होंने अपना एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर लिफ्ट कर लिया, तो ये है टोटल खबर। अब इस खबर को ऐसे खबर बनाना कि जी ये इनको बर्रियत हो गई और उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के सारे साहब, अब आपके जो एतराज़ात थे, आपने उनके बारे में बात की, वो हमने सुन लिया। अब आप जो आखिरी बात कर रहे हैं वो तो नेशनल क्राइम एजेंसी ने नहीं कहा, वो तो आप अपनी तरफ से ये तज्जिया कर रहे हैं कि नेशनल क्राइम एजेंसी ने ये मुशाहिदा किया, ये सोचा। उनकी जो तरफ से जो तफसील आई है उसमें बात नहीं लिखी, लेकिन आपको मैं सवाल रख रहा हूँ मुर्तज़ा के सामने। मुर्तज़ा, शहजाद साहब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से जो सवाल उनसे पूछे गए या जो ताउन तलब किया गया, उसके अलावा कोई किरदार नहीं था। हुकूमत पाकिस्तान ने इस तहकीकात की दरख्वास्त नहीं दी या इसको शुरू नहीं करवाया था किसी तरह से भी। जी
जुनैद, शहजाद अकबर साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और उन्होंने जो मिस रिपोर्टिंग के हवाले से बात की, मैं उसका जवाब तो नहीं दूंगा, लेकिन मैं आपको कोई डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ। जो ये डॉक्यूमेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंट एसेट रिकवरी यूनिट है, जिसको शहजाद अकबर साहब कह रहे हैं कि बरतानिया ने उनसे इंफॉर्मेशन मांगी थी। ये वो लेटर है जो एसेट रिकवरी यूनिट की तरफ से लिखा गया है नेशनल क्राइम एजेंसी को। ये वो लेटर है जो 11 दिसंबर को लिखा गया। उसके अलावा बाकी भी लेटर्स है, वो उसके अलावा और बात कर ले मुकम्मल जी। उसके बाद जो लेटर्स आए वो भी मेरे पास हैं, लेकिन मैं आपको एक और डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ। ये वो डॉक्यूमेंट है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया, मैं उसका कुछ हिस्सा रिडैक्ट किया हुआ है। नेशनल क्राइम एजेंसी ने इस लेटर में ये लिखा कि उनको रिक्वेस्ट पाकिस्तान की तरफ से आई थी, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से आई थी। ये तीसरा लेटर, ये आप देख लें, जो ग्राउंड ऑफ सस्पिशन, ये नेशनल क्राइम एजेंसी ने एक डॉक्यूमेंट यहाँ जज के सामने रखा कोर्ट में, और उसमें उन्होंने लिखा कि ऑन द 11th of December 2019 the NCA received a letter from the Asset Recovery Unit of Pakistan. The ARU was created by Prime Minister of Pakistan to assist in the recovery of criminal assets in the state of Pakistan. मैं आपको जो चीज बता रहा हूँ, मेरी कोई ओपिनियन इसमें नहीं है, सारे वो पेपर्स हैं जो कोर्ट में आए हैं। ये कोर्ट का ओरिजिनल। मेरा आपसे सिर्फ एक सवाल है, आपकी रिपोर्ट के अंदर ये वाज़े तौर पे लिखा गया कि हमारे कहने के ऊपर ये इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। हम तो कभी ये नहीं कह रहे कि हमने इस इन्वेस्टिगेशन में कोई उनको असिस्टेंस नहीं दी जो उन्होंने हमसे सवाल किया। आपका ये कहना कि हमारे कहने के ऊपर ये शुरू हुई, ये बात गलत है, ये मिस रिपोर्टिंग है। हमारे कहने के ऊपर जी मुर्तजा शहजाद साहब, दो बात इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो नेशनल क्राइम एजेंसी ने जब कोर्ट को अप्रोच किया, उन्होंने कोर्ट को बताया कि हमें हमारे ऊपर ये शहबाज शरीफ और सलेमान शहबाज पर ये सस्पिशन है हुकूमत पाकिस्तान की, और उसमें उन्होंने आपका जो लेटर था वो लगाया। उसके साथ मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ, प्लीज मुझे एक सेकंड सुनिएगा। नेशनल क्राइम एजेंसी ने जो जज के सामने एसेट्स फ्रीजिंग ऑर्डर लेते हुए जो उन्होंने डॉक्यूमेंट रखे, उसमें जो नंबर 4 जो अटैचमेंट है, लेटर ये आप देख लें, लेटर टू NCA, लेटर टू एसेट रिकवरी यूनिट, लेटर फ्रॉम एसेट रिकवरी यूनिट टू नेशनल क्राइम एजेंसी। इसमें अटैचमेंट नंबर 4 में उस नेशनल क्राइम एजेंसी के लेटर का जिक्र है जिसमें आशियाना हाउसिंग स्कीम और रमजान शुगर मिल्स का जिक्र है, और उसके अलावा जो बाकी जो भी तफसीलात इस लेटर के जरिए फराहम की गई है, ये एसेट रिकवरी यूनिट की तरफ से ये लेटर्स आए। और ये मैं नहीं कह रहा, ये नेशनल क्राइम एजेंसी ने उनको जस्टिफाई करना होता है। एक फ्रीजिंग ऑर्डर लेने से पहले उनको जस्टिफाई करना होता है कि वो किसी अकाउंट को क्यों फ्रीज करना चाहते हैं, उनकी सस्पिशन क्या है। यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि उनको सस्पिशन ये है कि, मैं आपको प्लीज लेट मी फिनिश, और केस ये था कि बरतानिया से पाकिस्तान पैसों की मनी लॉन्ड्रिंग हुई और पाकिस्तान से बरतानिया हुई है, और हवाला और हुंडी का जो तरीका है उसके जरिए ट्रांजेक्शन हुई है वाइड रेंजिंग। देयरफॉर जो नेशनल जो क्राइम एजेंसी है उसने जो इन्वेस्टिगेट किया, उसमें तकरीबन जो 20 साल का जो अरसा है उसमें इन्वेस्टिगेट किया। उसके साथ साथ शहबाज शरीफ का एक बड़े वेल नॉन पाकिस्तानी बिजनेसमैन, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने एक जो कुछ उधार की मुर्तजा आपकी तरफ से बड़ी अहम तफसील आ गई है। शहजाद साहब, अब देखें, मुर्तजा ने आपके सामने ये जवाब रखा है, चंद बातें आपसे, आपने जो एतराज उठाया उसका मुर्तजा ने जवाब भी दिया है, लेकिन अगर आपके चंद एतराजात को शहजाद साहब जी बातें की हैं, मुझे उस पर नहीं सर, आप उसका भी जवाब दीजिएगा, लेकिन उन्हीं की बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूं कि आपके जो एतराजात अगर एक तरफ अलग रख भी दिए जाए, तो आपकी बात से लग रहा है कि एसेट रिकवरी यूनिट को, आपको, हुकूमत पाकिस्तान को, वज़ीर आज़म साहब को, जिनका मौक़िफ़ रहा है कि लूटी दौलत पाकिस्तान वापस लाई जाएगी, उन मुजरमों को सज़ा दिलवाई जाएगी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एसेट रिकवरी यूनिट की जो क़याम है उसका मकसद ही यही है, और आप कई दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में इसका ऐलान कर चुके हैं कि आप ऐसे लोग जो कि मुल्क से दौलत लूट के गए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और एक और अखबार के हवाले से ये ख़बर भी कुछ पिछले अरसे में तारीख़ का हिस्सा रही है, उसमें क्या आपकी ये बात मान ली जाए कि एसेट रिकवरी यूनिट को, आपको, हुकूमत पाकिस्तान को कोई दिलचस्पी ही नहीं है शहबाज शरीफ या सुलेमान शहबाज के बरतानिया में अकाउंट्स से मुतालिक, उनके फ्रीज होने से मुतालिक, नेशनल क्राइम एजेंसी की कार्रवाई से मुतालिक? क्योंकि आखिरी बात ये कि ये इतना सख्त है, शहजाद साहब आपको मेरे से ज़्यादा मालूम होगा कि इतने सख्त है इसकी शराइत कि 1000 पाउंड से ऊपर रकम होगी तो अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। ये कोई मामूली तहकीकात नहीं थी नेशनल क्राइम एजेंसी की तरफ से। जुनैद, देखिए, मेरा मतलब आप जो इस वक्त सवाल कर रहे हैं,
ये पहले तो आपको जो मुर्तज़ा शाह साहब ने अभी बातें की हैं उनके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। उनका एक तरफ ये कहना है कि ये इंक्वायरी अभी बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ इस एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर की चीज़ को लेके, जहाँ पे नेशनल क्राइम एजेंसी ने अपना एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर ख़त्म कर दिया है। अच्छा, ये भी नहीं हुआ कि नेशनल क्राइम एजेंसी ने अपना एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर बरकरार रखा और अदालत ने उनके खिलाफ फैसला दे दिया, और ये भी कहीं से साबित नहीं होता कि ये एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर उन्होंने पाकिस्तान हुकूमत के कहने के ऊपर किया। जो बात, जिन लेटर्स का वो हवाला दे रहे हैं, मैं आपको पहले कह चुका हूँ और मैं अपनी ट्वीट में भी 2 घंटे पहले फरमा चुका हूँ कि पाकिस्तान से जब कोई दूसरा मुल्क किसी की भी ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है, वो इन्फॉर्मेशन मांगता है कि ये जो इंडिविजुअल्स हैं इनके खिलाफ आपके यहाँ पाकिस्तान में कोई मुकदमा है, तो आप बताते हैं कि जी पाकिस्तान में कौन कौन से मुकदमे हैं इनके ऊपर, या कोई ये बात तो आप पहले कर चुके हैं। आप ट्रायल का कह रहे हैं, देखें ट्रायल तो कि ये और किसी ने भी नहीं कहा कि वहाँ ट्रायल हुआ है। मेरी बात मुकम्मल करने देंगे, क्योंकि देखिए आज आपके चैनल ने मिस रिपोर्टिंग की है और ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, और मैं ऑन रिकॉर्ड ये भी कह रहा हूँ कि आपकी इस मिस रिपोर्टिंग को मैं इसको चैलेंज भी करूंगा। साहब आप जरूर चैलेंज कीजिएगा, क्योंकि हमने कोई मिस रिपोर्टिंग की ही नहीं, ना मुर्तजा अली शाह ने खुद से कोई बात की, ना इस इदारे ने खुद से कोई बात की। जो नेशनल क्राइम एजेंसी की मालूमात सामने आई उसको हमने रिपोर्ट किया है। अब चले आगे चलते हैं, ठीक है, आपकी बात को लेके आगे चलते हैं, लेकिन आप ये तो आप मेरी बात नहीं करने दे रहे सर। आप ही की बात पे तो आपसे सवाल हो रहा है, आपने छोड़ दें आप अपना इस वक्त पूरा आप तबसरा छोड़ दीजिए। आपने सवाल करना था, मेरा एक जवाब पूरा ले लीजिए, फिर उसके बाद मैं अपने जो सवाल करना आप कर लीजिए। आपकी बात पे ही सवाल हो रहा है। इन्होंने जिन लेटर्स का हवाला दिया है, उन लेटर्स के अंदर आशियाना का जिक्र है, बाकी केसेस का जिक्र है, रमज़ान शुगर मिल का जिक्र है। अब मुझे बताइए, आशियाना में या रमज़ान शुगर मिल में जो नैब के पास है, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का तो कोई केस नहीं है उनके ऊपर, वो तो मिस यूज ऑफ अथॉरिटी का है, उस किस्म के केसेस हैं। आप उस लेटर में क्यों उनके साथ वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं? क्योंकि वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं। एक सवाल, अब चले हम इससे आगे बढ़ते, चुके ये तो फिर बहुत लंबी बात हो जाएगी। अगर सर आप You have to let me finish, sir. आप कीजिए। You have to let me finish. You cannot use your forum to hoodwink. देखिए, जब आपको जो लेटर जिसका हवाला मुर्तज़ा शाह साहब दे रहे हैं, उस लेटर के अंदर वाज़े तौर पे लिखा हुआ है इन रिस्पॉन्स टू योर क्वेरीज। इसका मतलब है कि नेशनल क्राइम एजेंसी ने पाकिस्तान की हुकूमत से कुछ सवालात किए कि आप इन सवालों का जवाब दे सकते हैं। और सवाल क्या थे, मैं आपको बता रहा हूँ। सवाल ये थे कि क्या इनके ऊपर कोई मुकदमात हैं या कोई तहकीकात हैं, वो शेयर कर लीजिए। वो हमने उनसे शेयर कर दी। अब नेशनल क्राइम एजेंसी ने अपने तौर पे इस अकाउंट्स, अच्छा दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस स्पेसिफिक एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर का मुर्तज़ा शाह साहब से पूछ लीजिए। इस एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर का पाकिस्तान की मनी लॉन्ड्रिंग का जो इनके ऊपर केस है, क्या किसी चिट्ठी में या किसी चीज़ में ये कहा गया है कि ये वाली ट्रांजैक्शन या ये वाला जो स्पेसिफिक चीज़ है ये पाकिस्तान में कायम इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमात का हिस्सा है? 2 मुकदमात हैं पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग के सलमान शहबाज के ऊपर। एक मुकदमा है उनके ऊपर 7 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का नैब के पास, और एक 25 अरब का फेक जो बैंक अकाउंट्स हैं इनके रमज़ान शुगर मिल के एम्प्लॉयज़ के नामों के ऊपर और दूसरे शुगर मिल के एम्प्लॉयज़ के नामों के ऊपर, वो मुकदमा FIA चला रही है। अब उन 2 मुकदमात का इस मुकदमे से कोई इसका लिंक है? किसी जगह कोई ऐसा एविडेंस दिखाया गया या दिया गया कि इनका इससे आपस में कोई रब्ता है? ये 2 मुख्तलिफ डिस्टिंक्ट चीज़ें हैं। एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन है ही नहीं, वो तो सिविल एक उसमें ये जिक्र तो मौजूद है कि ट्रांजैक्शंस पाकिस्तान से बरतानिया और बरतानिया से पाकिस्तान हुई, तो आपको उन ट्रांजैक्शंस का इल्म नहीं है? नहीं, ये बात नहीं है कि पाकिस्तान से वहाँ पे हुई हैं। हमारा जो केस है पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग का 7 अरब रुपए का और 25 अरब रुपए का, उन दोनों केसेस के अंदर ये ट्रांजैक्शंस कहीं से अलग नहीं हुई। ये तो एक रीसेंट ट्रांजैक्शन है। वो ट्रांजैक्शंस तो मेरे भाई वो पुराने ज़माने की ट्रांजैक्शंस हैं, सन 2007 से और 8 से शुरू होती हैं। ये ट्रांजैक्शन तो रीसेंट ट्रांजैक्शन है, जब सलमान शहबाज अभी बरतानिया शिफ्ट हो गए और वहाँ कोई एक ट्रांजैक्शन हुई, और वो ट्रांजैक्शन भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 2-3 लाख पाउंड की ट्रांजैक्शन है। इन्होंने बहुत ज़्यादा माल बनाया हुआ है। उस ट्रांजैक्शन को लेके उसका स्पेसिफिक एसेट फ्रीजिंग ऑर्डर था। मुझे इसमें सिर्फ एक एतराज़ है कि आप एक चीज़ हुई है, बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने आज से, देखिए अगर पाकिस्तान ने या हुकूमत पाकिस्तान ने इसमें कोई भी गलत किरदार अदा करना होता तो हमें तो आज से 2 साल से पता है कि इनके एसेट्स वहाँ पे फ्रीज हैं। हम तो ढोल लेके सारा दिन पीट सकते थे कि जी शहबाज शरीफ के और सलमान शहबाज के अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग के शक के अंदर फ्रीज हो गए।
हमने तो बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी का सबूत दिया। नॉट इवन अ सिंगल लीक, एक दिन भी ये खबर रिलीज़ नहीं हुई या लीक की गई कि जी इनके एसेट्स वहाँ पे फ्रीज़ हैं। अब जब वो एसेट्स डी फ्रीज़ हुए हैं, उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन कर ली है और उन्होंने कहा है कि इस ट्रांजैक्शन की हद तक हम इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहते। कहीं उन्होंने या तो अगर कहीं साहब आपका मौक़िफ़ आ गया है जी देखिए मुर्तज़ा जुनैद एक दे दे, अगर इनके मेरे पास हो सकता है डॉक्यूमेंट ना हो, मैंने आज आपकी बात हमने सुन ली है जी मुर्तज़ा जी। इसमें जो अभी तक शहजाद अकबर साहब ने बात की, देखे मैं तो आपको फिर ये कह रहा हूँ कि मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहा। ये एसेट्स रिकवरी यूनिट का लेटर अगर आप देख सकते हैं, ये सिर्फ फर्स्ट पेज है, इसमें पूरी डिटेल लिखी हुई है केसेस की। जो एसेट्स रिकवरी यूनिट नेशनल क्राइम एजेंसी को बता रहा है कि ये केसेस हैं और ये क्रिमिनलिटी हुई है। शहजाद अकबर साहब कह रहे हैं कि ये बात लीक नहीं हुई, ये बात बिल्कुल फैक्ट है, लेकिन उसकी वजह है नेशनल क्राइम एजेंसी और पाकिस्तानी हुकूमत के दरमियान जो एग्रीमेंट था। नेशनल क्राइम एजेंसी ने इनको पहले कहा था कि किसी भी स्टेज पर यह खबर अगर लीक और पॉलिटिकल पर्पस के लिए यूज कोई भी साइड नहीं करेगी, लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि हम इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करें हम करेंगे, लेकिन ये खबर लीक नहीं होनी चाहिए। उस बात को बिल्कुल पाकिस्तान की तरफ से, शहजाद अकबर साहब की तरफ से ऑनर किया गया। और ये जो एसेट्स जो रिलीज हुए हैं, जो अनफ्रीजिंग ऑर्डर आया है, और हुआ क्यों, मैं आपका ये भी सुनते जाए। नेशनल क्राइम एजेंसी ने जज को ये बताया कि हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस नहीं है कि हम फर्दर आपसे फ्रीजिंग ऑर्डर मांगे। फ्रीजिंग ऑर्डर, पहले 2 फ्रीजिंग ऑर्डर इशू हुए 19 दिसंबर 2019 को। 6 मंथ्स के बाद जो दोबारा नेशनल क्राइम एजेंसी ने कहा कि हमें और टाइम दिया जाए, 3 डिफरेंट ओकेजन पर फ्रीजिंग ऑर्डर वहां पर एक्सटेंड किए गए। 3 डिफरेंट जजेस ने, जो जस्टिस स्नो आती हैं, जज बैरिस्टर और अब जज रिमर, इन्होंने इस केस को देखा। उन्होंने डिफरेंट ओकेजन में डिफरेंट फ्रीजिंग ऑर्डर्स फर्दर जो उन्होंने एक्सटेंशन दी। इसमें शहबाज शरीफ को यह कहा गया कि आप हमें अपने बैंक्स तक एक्सेस दें, नेशनल क्राइम एजेंसी के पास वाइड रेंजिंग पावर्स है, वरना हम थ्रू प्रोडक्शन ऑर्डर लेंगे। उन्होंने नेशनल क्राइम एजेंसी ने दुबई, पाकिस्तान और लंदन में उनके सारे अकाउंट्स को एक्सेस किया। उसके बाद ये वाला जो उन्होंने जो सेट असाइड किया नेशनल क्राइम एजेंसी की एप्लीकेशन पे हुआ। इसका मतलब क्या, मैं आपको अगर सिर्फ आम अल्फाज में समझा दूं कि जब किसी के अकाउंट फ्रीज हो जाए, ये एक बहुत बड़ा इवेंट है कि उन अकाउंट्स के ऊपर ग्राउंड ऑफ सस्पिशन ये है कि उसमें वही ग्राउंड ऑफ सस्पिशन है जो हुकूमत पाकिस्तान ने बताई थी कि उसमें क्रिमिनलिटी है, उसमें प्रोसीड्स ऑफ क्राइम एक्ट 2002 के 3 सेक्शन, सेक्शन 3 to 5, 6, 7, 8 उनके तहत जो इंक्वायरी हुई और ये कोर्ट डॉक्यूमेंट्स है। उसके बाद उन अकाउंट्स को जब रिलीज किया जाता है तो इसका मतलब ये है कि नेशनल क्राइम। बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा अली शाह, लंदन से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे और मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर हमारे साथ थे। मुर्तज़ा अली शाह ने पूरी तफसील सामने रखी, नेशनल क्राइम एजेंसी की तहकीकात और वेस्टमिंस्टर कोर्ट में उनकी जमा करवाई गई रिपोर्ट के मुताबिक वो ये सारे हकायक सामने लेकर आए हैं, जिस पर शहजाद अकबर का मौक़िफ़ भी आपके सामने था और मुर्तज़ा अली शाह ने भी पहले और उसके बाद जवाब में भी पूरी तफसील सामने रखी। कराची में आज एक बड़ा दिन था, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान यहाँ पर मौजूद थे। कराची के शहरियों के लिए ट्रांसपोर्ट का मुस्तकबिल क्या होगा, कराची सर्कुलर रेलवे की कहानी क्या है, इसी पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। पहले सदर मुमलिकत ने इफ्तिताह किया, फिर वज़ीर रेलवे ने इफ्तिताह किया और आज वज़ीर-ए-आज़म ने संग बुनियाद रखा एक ऐसे मंसूबे का जो 60 की दहाई में मुकम्मल हो गया था और तकरीबन 4 दहाइयों तक ऑपरेशनल भी रहा। ये मंसूबा है कराची सर्कुलर रेलवे, जिसके एक जदीद फेस का संग बुनियाद आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने रखा है। तर्जुमान वज़ीर-ए-आज़म हाउस का अपने बयान में कहना है कि KCR के मौजूदा निज़ाम को वुसअत और जिद्दत दी जाएगी। जदीद सर्कुलर रेलवे में इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाई जाएंगी। KCR के 30 स्टेशन रिहायशी, सनती और दफ्तरी इलाकों को मिलाएंगे, जबकि मंसूबा 20 अरब 70 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल होगा। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक कराची सर्कुलर रेलवे का 29 किलोमीटर ट्रैक बगैर फाटक के बिछाया जाएगा। ट्रैक पर 80 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से कराची सर्कुलर रेलवे चलेगी और ये मंसूबा 36 माह में मुकम्मल किया जाएगा। तहम वज़ीर-ए-आज़म ने मंसूबे का संग बुनियाद तो रख दिया, इस मंसूबे के खदुखाल अभी वाज़ेह नहीं है। जियो न्यूज़ के मुताबिक रेलवे ज़राए ने इंकशाफ किया है कि कराची न्यू सर्कुलर रेलवे कोई नया मंसूबा नहीं, बल्कि ये वही मंसूबा है जो साबिक वज़ीर रेलवे साद रफ़ीक ने बनाया था। KCR के महज तीसरे फेज़ को ही न्यू KCR का नाम दे दिया गया है। रेलवे ज़राए के मुताबिक इस फेज़ की बहाली में बहुत सी रुकावटें हैं, जबकि सिंध हुकूमत के साथ मिलकर बहुत से मामला तय होना अभी बाकी हैं, जबकि सिंध हुकूमत ने ऐसे किसी मंसूबे से लाइल्मी का इजहार किया है। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट अवैस कादिर शाह का कहना है कि न्यू कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे की किसी फोरम ने मंजूरी नहीं दी, कंसल्टेंट की खिदमात भी ताहाल नहीं ली गई, जबकि मंसूबे के सर्वे में भी
2 साल तक लग सकते हैं। अवैस कादिर शाह के मुताबिक जब मेगा मंसूबे KCR की एकनिक समेत किसी मुतल्लिका फोरम से मंजूरी नहीं दी गई तो संगे बुनियाद फिर किस तरह से रखा गया है। हम बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे राना जावेद से, जो कि आज इस संगे बुनियाद की तकरीब में मौजूद भी थे। राना जावेद, कराची सर्कुलर रेलवे पर सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ मुख्तलिफ है, रेलवे हुकाम का मौक़िफ़ मुख्तलिफ है, वफाकी हुकूमत का भी मौक़िफ़ मुख्तलिफ है। उन्होंने तो बता दिया कि संग बुनियाद रख दिया है, 3 बरस में इसको मुकम्मल कर लिया जाएगा, लेकिन क्या वाज़ेह है कि ये मनसूबा किस शक्ल में सामने आएगा? इसकी कोई प्रेजेंटेशन दी गई है आज वहाँ पर जो लोग मौजूद थे और सहाफ़ियों को? जी नहीं, बिल्कुल कोई प्रेजेंटेशन तो इस हवाले से सामने नहीं आई है, लेकिन जब रेलवे हुकाम से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि न्यू कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबा वो है जो औरंगी टाउन से ब्रिक रोड तक चलाया जाएगा। मुख्तलिफ स्टेशन हैं और इस पर बिजली से चलने वाली ट्रेनें चलाई जाएंगी और हर 6 मिनट बाद एक ट्रेन आएगी और 5 लाख से ज़ायद मुसाफिर एक दिन में इस ट्रेन से सफ़र करेंगे। लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ जब हम रेलवे हुकाम से मालूम किए तो ज़मीनी हक़ाइक़ इसके बरखिलाफ़ थे, क्योंकि इतना बड़ा ट्रैक है। इस ट्रैक पर सबसे बड़ा मसला एक तो यह है कि वहाँ तजावज़ात बहुत ज़्यादा है, फिर ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट भी एक जगह पर इस ट्रैक को डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसको किस तरह सेट किया जाएगा। और तजावज़ात से जो लोग मुतासरीन जो होंगे, उन मुतासरीन को पहले जब ये फैसला हुआ था सर्कुलर रेलवे बहाल करने का तो तय हुआ था कि मुतासरीन को जो जगह है मुतबादिल वो सिंध हुकूमत देगी। तो सिंध हुकूमत से अभी तक तो डिस्कस ही नहीं किया गया कि कितने मुतासरीन हैं, किन को हटाना है, किन को नोटिस जारी किए गए, तो वो एक बड़ा मसला है। लेकिन जो रेलवे हुकाम है उनका ये कहना है कि ये वही मनसूबा है जो ख्वाजा साद रफ़ीक के दौर में शुरू हुआ। उन्होंने इसको CPEC में भी शामिल किया। बाद में वफाकी वज़ीर शेख रशीद जब वफाकी वज़ीर रेलवे थे तो उन्होंने इसको मंसूबे को तो कंटिन्यू किया, लेकिन CPEC से इसको निकाल दिया गया और उसके 2 मरहले पिपरी से लेकर सिटी स्टेशन तक और सिटी स्टेशन से इसको औरंगी तक चलाया गया। और तीसरा फ़ेज़ यही था कि इसको औरंगी से लेकर डिगडोग तक चलाना था, लेकिन तजावज़ात और मुख्तलिफ मसाइल थे जिनकी वजह से नहीं चल सका। अब उसी तीसरे फ़ेज़ को वफाकी हुकूमत की जानिब से न्यू कराची सर्कुलर रेलवे मनसूबे का नाम दिया गया। और जब हमारी 3 दिन कबल रेलवे हुकाम से बात हुई तो वो ख़ुद इससे बेखबर थे। उनका ये कहना था कि हमसे तो अभी तक ये मसला डिस्कस ही नहीं किया गया, ये मनसूबा डिस्कस नहीं किया गया है। अलबत्ता ये प्लानिंग डिवीज़न जो असद उमर साहब हैं वो इस मामले को देख रहे हैं। जावेद, अब इस KCR का जो रूट है औरंगी से शुरू होने वाला, इसका रूट नाज़माबाद, लियाकताबाद, गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर से ड्रिग रोड पर आएगा, तो कराची के किसी भी शहरी को इसका इल्म होगा कि इस रूट पर जो कई मकामात हैं वहाँ पर पुल गिरा दिए गए हैं, बड़ी बड़ी तामीरात हैं, कई जगह पर तजावज़ात मौजूद हैं, तो उसमें किस तरह से अमली तौर पर यह मंसूबा बहाल हो सकेगा? ये तो बिल्कुल नामुमकिन लगता है कुछ मकामात की अगर असली हालत देखें इस वक्त। जो रेलवे हुकाम हैं उनके मुताबिक भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये जो पुराना ट्रैक जो असल ट्रैक है मुख्तलिफ रास्तों से गुजरता है, तो वहाँ फाटक लगाने थे, लेकिन अगर फाटक बंद कर दी जाएंगे तो शहर में ट्रैफिक का मसला होगा, क्योंकि जब दिन में 2-3 बार ये रेल गुजरेगी सर्कुलर रेलवे तो फाटक बंद करना पड़ेगा। और कराची का रेलवे ट्रैफिक ऐसा है कि चंद सेकंडों के लिए अगर रोड ब्लॉक कर दें तो पूरा शहर में ट्रैफिक जैम हो जाता है। तो उससे बचने के लिए सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत का इजलास हुआ था, उसमें तय किया गया था कि बाज़ जगहों पर अंडर पासिस और ओवरहेड ब्रिजेस बनाए जाएंगे, लेकिन वो भी जो कंपनी थी उसने मना कर दिया था कि ओवरहेड ब्रिजेस के लिए जगह बहुत कम है, तो ये मुमकिन नहीं है। जब ये ओवरहेड ब्रिजेस भी नहीं बन सकते, फाटक भी नहीं बन सकते और रास्ते में बहुत सारी रुकावटें मौजूद हों, उन रुकावटों को सही किए बगैर आप किस तरह ये मुमकिन है कि आप चला लें। दूसरा, खुद वफाकी जो रेलवे हुकाम का ये कहना है कि 3 साल में वफाकी हुकूमत नुमाइश चुरंगी से टावर तक जो ग्रीन लाइन का एक हिस्सा है वो मुकम्मल नहीं कर सकती। 36 माह के अंदर ये किस तरह इस पूरे ट्रैक पे ओवरहेड ब्रिजेस भी बना लेगी, अगर कहीं अंडरपास बनानी हो तो वो भी बना लेगी, कहीं पर जो है वो उसको बैलेंस करना है ट्रैक को वो भी कर लेगी, या नया ट्रैक बिछाने की जो सिंध हुकूमत का एतराज़ है वो ये है कि इस ट्रैक के ऊपर तो नई जो ट्रेनें जिनका ये कहा जा रहा है कि बिजली से चलने वाली ट्रेनें चलाई जाएंगी वो तो इस ट्रैक पर चल ही नहीं सकती हैं, क्योंकि ये ट्रैक खुद इतना बोसीदा हो चुका है कि इस पर पुरानी ट्रेन भी चल जाए तो बड़ी बात है, तो इस पर नई ट्रेन नहीं चल सकती, तो आपको फिर ये ट्रैक ही नया बिछाना पड़ेगा। कराची सर्कुलर रेलवे, कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर जिसको सबसे ज़्यादा ट्रांसपोर्ट के मनसूबों की बहाली और नए मनसूबों की ज़रूरत है, उसमें कराची सर्कुलर रेलवे गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार है, जिस पे वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत की तरफ से वाज़ेह मौक़िफ़ आना अब भी बाकी है। प्रोग्राम जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। मुस्लिम लीग नून में बयानिए की जंग शिद्दत इख्तियार करती जा रही है। मरियम नवाज़ एक बात करती हैं, अगले ही दिन हमजा शहबाज बिल्कुल मुतज़ाद बात कर देते हैं। जो सोच नवाज शरीफ और मरियम नवाज़ की है उससे शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज मुत्तफ़िक नहीं है। आज भी मरियम नवाज़ ने हमजा शहबाज के हवाले से बात करते हुए कहा कि हमारी सोच, आरा और तरीक़ाकार मुख्तलिफ हो सकता है, मगर एक बात पर सबका इत्तेफाक है कि पार्टी का सरबराह नवाज शरीफ है। बात सिर्फ राय और सोच के इख्तलाफ तक महदूद नहीं है, बल्कि नून लीग की क़यादत एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशियाँ भी करती रही है। पार्टी के सरबराह
शहबाज शरीफ ने 2018 के इंतखाबात के हवाले से बात की और कहा कि अगर 2018 के इलेक्शन के हवाले से पार्टी हिकमत अमली ठीक होती तो नून लीग को शिकस्त ना होती। तो शाहिद खाकान अब्बासी ने अपनी पार्टी के सदर से इख्तलाफ किया और टीवी प्रोग्राम में उन्होंने शहबाज शरीफ को नाप तोल कर बात करने का मशवरा दिया। फिर एक और टीवी प्रोग्राम में पार्टी के नायब सदर राना तनवीर ने शाहिद खाकान अब्बासी को मशवरा दिया कि उन्हें सोच समझ कर बोलना चाहिए। नून लीग में इख्तलाफात वाज़े हैं और अब इनमें मजीद शिद्दत आती जा रही है, वाज़े गुरोबंदी नजर आ रही है। आज वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने यह दावा किया कि नून लीग में 3 ग्रुप बन रहे हैं। इस पूरी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर तज्ज़ियाकार सहाफ़ी सुहेल वड़ाइद साहब। सुहेल वड़ाइद साहब, जो शेख रशीद साहब कहते रहे हैं कि नून में से शीन लीग निकलेगी, उनका तंज ज़्यादा होता था, तनकीद ज़्यादा होती थी, लेकिन इस वक्त जो मौजूदा इख्तलाफात हैं मुस्लिम लीग नून में, उससे तो ये बात वाज़े नज़र आती है कि एक से ज़्यादा ग्रुप मौजूद है मुस्लिम लीग नून के अंदर। जी जुनैद साहब, ये सही है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर बयानिए की एक जंग है, एक तसादम है, एक तजाद है और पार्टियों के अंदर ये होता है। ये कोई बहुत गैर मामूली बात नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो गया है नून लीग के अंदर कि ये बहुत ज़्यादा तजाद बढ़ गया है और बहुत लंबा चल गया है। अगर थोड़े अरसे के लिए तजाद हो तो वो मुनासिब भी होता है, उसका फ़ायदा भी बाज़ औक़ात होता है। तो पहले मुस्लिम लीग नून ने ये जो बयानिए का तजाद था, इससे फ़ायदा उठाया कि शहबाज शरीफ मुज़ाकरात करते रहे और नवाज़ शरीफ मज़ामत करते रहे और दोनों को आज़ादी थी अपने अपने बयानिए में रह के बात करने की। लेकिन अब जो वक्त गुज़र गया है, 3 साल गुज़र गए हैं, अब इन दोनों बयानियों को करीब लाने की ज़रूरत है। अब जो मुस्लिम लीग नून का वर्कर है वो कंफ्यूज है कि उसने लड़ना है या उसने इलेक्शन लड़ना है, उसने क्या मज़ामत की सियासत करनी है, उसने क्या इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ एक रखता नज़र रखना है या उसने इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करके कोई इलेक्शन का रास्ता निकालना है। तो मेरा ख़्याल है कि ये 2 बयानिए जो हैं, इनमें से एक को चुनने का वक्त आ गया है और वो चुनने का वक्त यही है कि आप इलेक्शन के लिए एक बयानिया बनाएं जिसमें आप वादे भी करें, अगला इलेक्शन के बाद का सिनेरियो भी दिखाएं और पीछे जो आपने किया है वो भी बताएं। मेरा ख्याल है कंटोनमेंट में जो नून लीग ने बयानिया अपनाया वो निस्बतन बेहतर था और उसका उन्हें फ़ायदा ज़्यादा जो ज़बान आम बात है वो तो ये है कि कुछ अरकान शहबाज शरीफ के मौक़िफ़ की तायद करते हैं, जबकि कुछ अरकान नवाज़ शरीफ के मौक़िफ़ की तायद करते हैं और मरीम नवाज़ भी अब तक ऐसा कहती रही हैं। लेकिन क्या इन मौजूदा बयानात और पिछले चंद दिन में जो कुछ हुआ उसके बाद ये कहा जा सकता है कि 2 ग्रुप्स नहीं है बल्कि 3 ग्रुप हैं या 3 मुख्तलिफ तरह के बयानिए मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के अंदर? मेरा ख्याल है एक बयानिया जो सबसे वाज़े नज़र आता है वो तो मरियम का है और मरियम देखें उन्होंने मियाँ नवाज़ शरीफ से भी इख्तलाफ किया है। तो मरियम साहबा शुरू से एक हार्ड लाइनर, एक बागी का, एक इनकलाबी का जो है उन्होंने वो बयानिया अपना रखा है। नवाज़ शरीफ जो है वो दोनों बयानियों में से जो सूट करता है उसको ले लेते हैं और जो शहबाज शरीफ है वो हमेशा ही बयानिया जो है मुफाहमाना जो है वो उस पर कायम रहते हैं। तो यूँ समझिए कि 2 नहीं 3 बयानिए हैं। अल्टीमेट बयानिया तो नवाज़ शरीफ ने देना है और वो इलेक्शन के करीब क्या चॉइस करेंगे, क्या मुफाहमाना बयानिए को अपनाएंगे, क्या वो चाहेंगे कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात हो के कोई ज़मानत ली जाए और ज़मानत के बाद इलेक्शन हो, या वो चाहेंगे कि लड़ के इलेक्शन लड़ें और उसके नतीजे में उनको कोई फ़तह हासिल हो, ये देखना होगा। लेकिन मेरा ख़्याल है कि मुफाहमाना जो तर्ज़ अमल है या मुफाहमाना बयानिए है उसकी तरफ बात चलेगी। बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर ख़त्म होता है, इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम।